आज देखते हैं नया चैप्टर है राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला है पर्याप्त एवं अशुद्ध आंकड़े। पर्याप्त एवं अशुद्ध आंकड़े। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े हैं वे पर्याप्त एवं अशुद्ध है। भारत में जो राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते और जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वह भी पर्याप्त मात्रा में शुद्ध नहीं होते। भारत में जो राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, लेकिन जो आंकड़े उपलब्ध है वे भी पर्याप्त मात्रा में शुद्ध नहीं होते। अशिक्षा है, सामाजिक चेतना है, राष्ट्रीय भावना है, इनके अभाव में लोग अपने आय व्यय से संबंधित अशिक्षा, सामाजिक चेतना तथा राष्ट्रीय भावना के अभाव में लोग अपने आय व्यय से संबंधित सही आंकड़ों को देने में संकोच करते। वे अपनी सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराते हैं या सही आंकड़ा नहीं बताता है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय संबंधी जो आंकड़े हैं पूर्ण विश्वसनीय नहीं होते हैं। जिसके कारण क्या होती है, राष्ट्रीय आय संबंधी जो आंकड़े हैं वे पूर्ण विश्वसनीय नहीं होते। ये पहला पॉइंट। दूसरा है दोहरी गणना की समस्या। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही आय को दो बार उसकी गणना हो जाती है एक साथ। जैसे हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या क्या है, दोहरी गणना क्यों होती। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जाए, यदि हम इन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाएगी। दोहरी गणना या वस्तुओं के छूट जाने से, दोहरी गणना में वस्तुओं के छूट जाने की संभावना प्राय कृषि क्षेत्र में ज़्यादा होती है। हम यदि गणना करें तो दोहरी गणना की संभावना कहाँ होती है, किन क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में अधिक होती है। जैसे हम देखते हैं कपास की गणना कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों में हो जाती है। कपास कृषि कार्य में कपास उत्पादन किया जाता है। अब इसी की गणना उद्योगों में भी हो जाती है, क्योंकि कपास की ऐसी मात्रा जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर पाते, जो व्यक्तिगत रूप से घर में उपयोग कर ली जाती है। कृषि से जो कपास की प्राप्त होती है इनकी गणना नहीं की जा सकती, लेकिन उद्योग में इसकी गणना हो जाती है। तीसरा है क्षेत्रीय विविधता। राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली तीसरी कठिनाई क्या है, क्षेत्रीय विविधता। हम देखते हैं कि क्षेत्र की विविधता भी राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयां हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक विशाल देश है। अब विशाल देश होने का कारण इसमें विविधता पाई जाती है। एक क्षेत्र काफी विकसित है, एक क्षेत्र यदि देखें तो काफी विकसित है और एक क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन है वे भिन्न भिन्न होती है। कृषि क्षेत्र में हम देखें तो कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन में भिन्नता होती है। इसलिए किसी एक क्षेत्र की राष्ट्रीय आय, इसलिए हम किसी क्षेत्र की राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर संपूर्ण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना कठिन है। एक क्षेत्र में यदि देखें तो कृषि कार्य अधिक होता है, एक क्षेत्र में कृषि कार्य कम होता है। यो एक क्षेत्र के आधार पर हम सही की गणना नहीं कर सकते। चौथा है अशिक्षा। अशिक्षा। भारत के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। भारत के अधिकांश लोग क्या है, अशिक्षित हैं। अशिक्षा के कारण उनमें अंधविश्वास, अशिक्षा के कारण उसमें क्या होती है, अंधविश्वास एवं भय की, अंधविश्वास एवं भय की क्या होती है, गणना कूट कूट कर भरी होती है। राष्ट्रीय आय में यदि हम देखें तो लोगों में अशिक्षा
अंधविश्वास और भय की जो भावना होती है वे फूट फूट कर भरी होती। यही कारण है कि लोग प्रगणकों को, जो गणना करने आते हैं प्रगणक, इनको आय एवं बचत विनियोग से संबंधित सही आंकड़ा नहीं दे पाते। जो प्रगणक आते हैं उनको अपनी आय में बचत एवं विनियोग की जो जानकारी में सही नहीं दे पाते, इसमें भी एक कठिनाई आती है। और पांचवा है अमौद्रिक क्षेत्र। अमौद्रिक क्षेत्र मतलब आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के आधार पर नहीं होता है। आज भी हम कई गांवों में देखें या ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के आधार पर नहीं होता है। वस्तुओं का, सेवाओं का सही मौद्रिक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। यदि मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं करेंगे तो क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं का सही मौद्रिक मूल्यांकन नहीं हो पाता है, और मौद्रिक मूल्यांकन नहीं होने के कारण आय का अनुमान अशुद्ध एवं अविश्वसनीय होता है। आय का अनुमान लगाया जाएगा शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध एवं अविश्वसनीय ढंग से होगा, जिस कारण इसकी माप में कठिनाई आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण। हमारे भारत देश की राष्ट्रीय आय में जितनी वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसका क्या कारण है? पहला है पूंजी की कमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि कारण। तो पहला है पूंजी की कमी। भारत की राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि प्रमुख कारण क्या है? पूंजी की कमी। हमारे भारत देश में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि का एक प्रमुख कारण क्या है? पूंजी की कमी। और पूंजी की कमी के कारण विभिन्न परियोजनाओं को, पूंजी की कमी के कारण क्या होती है? विभिन्न परियोजनाओं को समय समय पर प्रारंभ करना, पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। समय के आधार पर इनको हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि पूंजी के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं? कोई भी जो कार्य है इसको हम समय पर पूरा कर सकते हैं। यदि पूंजी नहीं होगी तो कोई भी कार्य हो इसका हम सही समय पर पूरा नहीं कर पाते। जो भी परियोजनाएं बनाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं, इनका प्रारंभ करना और पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। इससे उत्पादन एवं रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होती है? रोजगार है और जो उत्पादन, इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत में पूंजी की कमी के कारण लोगों की बचत करने की इच्छा एवं शक्ति कम हो जाती है। हमारे पास यदि साधन ही नहीं है, पूंजी नहीं है, तो जहाँ पूंजी की कमी होगी वहाँ लोग बचत नहीं करेंगे, विनियोग नहीं करेंगे, और यही कारण है कि राष्ट्रीय आय में धीमी गति कारण। दूसरा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। हमारे भारत देश में जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पा रही। 1950-51 में भारत की जो जनसंख्या थी 36.1 करोड़। 1950-51 में यदि हम देखें तो 36.1 करोड़ देश की जनसंख्या थी 1950-51 में। और आज यदि हम देखें तो 2001 की जनगणना के आधार पर यदि देखें तो 2001 की जनगणना के आधार पर 102.7 करोड़। 2001 की जनगणना के आधार पर 201 करोड़ आप कह सकते हैं। भारत देश की जनसंख्या 102 करोड़। उन्नीस सौ 50-51 और इन 50 सालों में यदि हम देखें तो जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। और जनसंख्या में वृद्धि जिस अनुपात में हुए उस अनुपात में यदि हम देखें तो उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही। जनसंख्या के कारण क्या हो रही है? उत्पादन का अधिकांश भाग क्या हो जाता है? भरण पोषण में ही चला जाता है। भरण पोषण पर ही व्यय हो जाती है, और भरण पोषण पर व्यय होने के कारण क्या होती है? उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती। ये हो गया जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तीसरा है कृषि पर निर्भरता। भारत में जनसंख्या का 70% भाग आज भी हम देखें तो 70% लोग
कृषि पर निर्भर। आज भी 70% लोग कृषि कार्य करते हैं और राष्ट्रीय आय का लगभग 25% भाग कृषि से प्राप्त होता है। और राष्ट्रीय आय का यदि हम देखें तो 25% जो भाग है वे हमको कृषि से प्राप्त होता है। 70% जनसंख्या कृषि कार्य पर संलग्न है, कृषि कार्य करते हैं और लगभग राष्ट्रीय आय में कृषि का 25% योगदान है। लेकिन कृषि की जो दशा है यदि हम देखें तो काफी पिछड़ी अवस्था में है, जिसका उत्पादन में वृद्धि बहुत धीमी, जिसका क्या है उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही। उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी क्या राष्ट्रीय आय में कमी आएगी। चौथा है अपर्याप्त औद्योगिक विकास। हमारे भारत देश में कृषि उत्पादन के साथ साथ उद्योग धंधों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। भारी मात्रा में एवं आधारभूत उद्योग यदि हम देखें तो लोहा इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग इसका ठीक प्रकार से क्या नहीं हो पा रही है, विकसित नहीं हो पा रही है। ये जो लोहा इस्पात उद्योग है, कोयला उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, इनका ठीक प्रकार से क्या नहीं हो पा रही है, विकसित नहीं हो पा रही है। और जब तक ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यदि सही ढंग से विकसित नहीं होगी तो हमको संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि औद्योगिक और कृषि ये दोनों ही देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में सहायक होती है। तो भारी जो पैमाने के उद्योग है, भारी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये भारी उद्योग है, इनका पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा। पांचवा है तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी पिछड़ापन भी हमारे भारत देश की राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण है। भारत में पूंजी की कमी के कारण, हमारे भारत देश में क्या है, पूंजी का अभाव है। पूंजी की कमी के कारण कृषि एवं उद्योग धंधों में हमारे भारत देश में किसका अभाव है, पूंजी का अभाव। और पूंजी के अभाव के कारण कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी विकास नहीं हो पा रहे हैं। आज भी हम देखें तकनीकी पिछड़ापन पाया जाता है और उत्पादन परंपरागत रीतियों से की जाती है। आज भी हम देखें कृषि कार्य में परंपरागत ढंग से की जा रही है और परंपरागत ढंग से कृषि कार्य करने के कारण उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम हो गई तो राष्ट्रीय आय में या आय में कमी आएगी। ये सब क्या है, राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद राष्ट्रीय आय में जो धीमी वृद्धि है इसको दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु सुझाव, आप हम इसमें किस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या सुझाव दिया जा सकता है। तो पहला है पूंजी निर्माण में वृद्धि। अब पहला धीमी गति कारण में देखें तो पूंजी कमी, अब पूंजी निर्माण में वृद्धि। राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को दूर करने के लिए क्या किया जाए, पूंजी निर्माण में वृद्धि की जाए। या पूंजी निर्माण में वृद्धि आवश्यक है, तभी उत्पादन वृद्धि संभव होगी। हमारे पास यदि पर्याप्त पूंजी होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार घरेलू बचतों को बढ़ावा, और इसके लिए सरकार घरेलू जो बचत है, घरेलू बचत को बढ़ाने की और संग्रह करने की उचित व्यवस्था करे। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सरकार को क्या करनी पड़ेगी, घरेलू बचत एवं संग्रह की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था। भारत में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास किया जाए। हमारे भारत देश में क्या किया जाए, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था में सुधार की जानी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सुधार किया जाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में और प्रशिक्षण के क्षेत्र में। इससे क्या होगा, शिक्षा लोगों में क्या होगा, शिक्षा, और वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो उनकी जो कार्य कुशलता इसमें वृद्धि होगी। श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि। यदि कोई भी व्यक्ति है
वे शिक्षित है और प्रशिक्षित है, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। और यदि कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तो आप सबको मालूम है राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। तीसरा है अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ेगा, अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण करना पड़ेगा। लोगों में आर्थिक विकास के लिए चेतना जागृत किया जाए, लोगों में क्या किया जाए? आर्थिक विकास के लिए चेतना जागृत किया जाए। और यह किसके माध्यम से संभव हो सकती है? शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकती है। शिक्षित होने पर ही लोग रूढ़िवादी भाग्यवादी को हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। लोग यदि शिक्षित नहीं है तो उसमें क्या आती है? भाग्यवादी, परंपरावादी का गुण पाया जाता है। इसलिए लोगों को शिक्षित किया जाए। यह है अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण। और चौथा है धन एवं आय के वितरण में सुधार। हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में धन एवं आय के वितरण में क्या है? विषमता है। और इस विषमता को हमको क्या करना है? दूर करना है। तो विषमता को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रगतिशील दर से कर लगाया जाए, अमीरों पर प्रगतिशील दर से कर लगाया जाए तथा निर्धनों पर व्यय किया जाए, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार अपनी कर नीति, व्यय नीति, सरकार को क्या करनी चाहिए? कर नीति और व्यय नीति इस प्रकार से बनाना चाहिए कि धन एवं आय के वितरण में सुधार हो। सरकार को कर नीति और व्यय नीति इस प्रकार बनानी चाहिए कि धन के और आय के वितरण में क्या लाई जा सके? समानता लाई जा सके। जो अमीर वर्ग के व्यक्ति हैं इस पर प्रगतिशील कर लगाई जाए ताकि आय एवं धन के वितरण में समानता लाया जा सके। और पांचवा है आधार संरचनाओं का विकास। आधार संरचनाओं का विकास। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो परिवहन है, विद्युत है, संचार के क्षेत्र है, इसमें पर्याप्त एवं उचित रूप से विकास किया जाना चाहिए। आधार संरचनाओं के विकास में हमको क्या करना चाहिए? परिवहन के साधन है, विद्युत है, संचार के साधन है, इसमें पर्याप्त एवं उचित रूप से विकास किया जाना चाहिए। तभी औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन बढ़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं? औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और कृषि उत्पादन बढ़ेगा, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि संभव हो पाएगी। इसलिए हमको जो आधारभूत संरचनाएं, परिवहन के साधन, विद्युत, संचार, ये हमारी क्या है? आधार संरचनाओं का प्रमुख आधार है और इसका विकास करना आवश्यक है। तभी हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये हो गया आज के लिए राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां, राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि कारण और राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु सुझाव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है।